Now it has been started. अच्छा जी, आज का आपका टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायलेक्ट. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायलेक्ट या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होती है. अच्छा, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर भी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश जो है उसके मुख्तलिफ एक्सेंट्स हैं और उसके मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं. मैंने आप लोगों को पंजाबी का बताया था कि देयर आर मैनी डायलेक्ट्स ऑफ पंजाबी इन पाकिस्तान एज वेल एज इन इंडिया. उर्दू की हमने बात की थी कि उर्दू के भी कुछ डायलेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपने इन सब में चेक कीजिएगा कि इन सब डायलेक्ट्स के अंदर कोई एक डायलेक्ट, कोई एक लैंग्वेज वो ऐसी होती है जो स्टैंडर्ड होती है, जिसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिसे दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे इंग्लिश की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन इंडियन जो पंजाब है वहाँ पंजाबी को ऑफिशियल लेवल पर, बड़े लेवल पर सराहा जाता है, वहाँ पे कोर्सेज में पढ़ाया जाता है. तो फिर कौन सा एक्सेंट, कौन सी टाइप या कौन सा डायलेक्ट होगा लैंग्वेज का जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, जिसे मीडिया पे प्रमोट किया जाएगा, जो कौमी जुबान दर्जा इख्तियार करेगी तो उसमें इसको अडॉप्ट किया जाएगा. तो एक सवाल तो है ना कि फिर कौन सा डायलेक्ट होगा. डायलेक्ट तो सारे ठीक है, समझ भी सबकी आ रही है. हो सकता है कि बाज़ दफ़ा जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट एक ज़ुबान का है, मिसाल के तौर पर इंग्लिश की हम बात करते हैं ना, अब इंग्लिश की बात हो रही थी कि पूरे इंग्लैंड में भी सिर्फ 1.5% तबका ऐसा है जो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो हमारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाती है या जो डॉन न्यूज़पेपर में, BBC लंदन की न्यूज़ में आती है वो है. अच्छा, मेजॉरिटी तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज इंग्लिश पढ़ रही है, लेकिन स्कूल्स कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अखबारात और मीडिया पे उस इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है जो ज़्यादा लोग नहीं बोल रहे. तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन का दर्जा क्यों दिया गया, या किस किस्म के डायलेक्ट को आप स्टैंडर्डाइज डायलेक्ट कहते हैं? इसके पीछे फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या वजूहात होती हैं कि लैंग्वेज के अंदर मौजूद मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में से किसी एक डायलेक्ट को ख़ास बना दिया जाता है. ठीक है जी, ये इतनी बात समझ आ गई जी? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? चलें ठीक है जी, चलें ठीक है. अब चलते हैं, ये एज यूजुअल पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर लिखा हुआ है. अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है. ये जी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द, कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल होता है इन विच अ लैंग्वेज, जिसमें एक जुबान इज कोडिफाइड, जिसे कोडिफाई कर दिया जाता है, जिसे समझा जाता है, आर डेवलप्ड ग्रामेटिकली एंड लिटरेरीली. इट इज, इन सारे डायलेक्ट्स में से, एक जुबान की सारी टाइप्स में से किसी एक टाइप को बाकायदा तौर पर डेवलप किया जाता है, उसकी ग्रामर को ही पढ़ाया जाता है, लिटरेचर वगैरह में उसे इस्तेमाल किया जाता है. इसको मैं ज़्यादा फैलाऊं तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसी को पढ़ाया जाता है. जिन ममालिक का मीडिया अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करता है, मीडिया के अंदर सिर्फ उसी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, उनके पॉलिटिशियंस सिर्फ वो वाला डायलेक्ट बोलते हैं, तो वो बाकायदा तौर पे डायलेक्ट स्टैंडर्डाइज डायलेक्ट बन जाता है, एक स्टैंडर्ड की चीज़ बन जाती है, एक बड़ी चीज़ बन जाती है, दैट इज टू बी फॉलोड, जो लीड करेगी बाकी सारे डायलेक्ट्स को. ये पेज नंबर 33 के लास्ट पैराग्राफ में था. अच्छा जी, इट इज मेंटेन्ड बाय लैंग्वेज लवर्स. अच्छा भी ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये है, पहला जवाब, यू पीपल विल फाइंड मैनी रीजंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज, कि एक जुबान को स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज जो हमने बनाना है उसकी रीजंस क्या हैं. उसमें से पहली रीजन या पहला फीचर या पहला इम्पैक्ट या पहला इफेक्ट आ गया आपके सामने कि इट इज मेंटेन्ड बाय लैंग्वेज लवर्स. किसी एक खास लैंग्वेज को या उसके एक खास एरिया को जो लैंग्वेज लवर्स होते हैं, जुबान से मोहब्बत करने वाले लोग, वो उसको इख्तियार करते हैं. अच्छा दाऊद, ये वकार मुख्तार फिर रोल नंबर के बगैर आ रहे हैं, काइंडली इन्हें कहें कि रोल नंबर लिख के आए. सर मैंने बताया उसको. अच्छा चलें ठीक है, दोबारा उन्हें एक दफ़ा कह दें. अच्छा जी, कि लैंग्वेज से मोहब्बत करने वाले, जैसे उर्दू से मोहब्बत करने वाले कुछ लोग, इंग्लिश से मोहब्बत करने वाले कुछ लोग, पंजाबी से मोहब्बत करने वाले कुछ लोग, वो लोग समझते हैं कि लैंग्वेज को एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होना चाहिए.
ہمارے اس ڈائلیکٹ کو یا زبان کے اس والے پیٹرن کو اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ اسٹینڈرڈ زبان ہونا چاہیے، وہ لینگویج سے محبت کرنے والے کچھ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تو اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی اخلاقی یا مذہبی طور پہ ہو. ہاں کچھ حوالوں سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں بات کروں عربک لینگویج کی، عربک جو قرآن پاک میں ہے، لیکن وہ جو دوسری لینگویج ہے، جو بولنے والی لینگویج ہے عربی ہے، جو کئی گلف کنٹریز میں بولی جاتی ہے، اس سے مختلف ہے. قرآن پاک والی لینگویج کو آپ اسٹینڈرڈ لینگویج بنا کے ویسے نہیں اپلائی کر سکتے، یہ ریلیجیسلی اسٹینڈرڈ لینگویج سے بھی اوپر ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہوتا لینگویج سے محبت کرنے والے لوگ. ایک اور وجہ آ جاتی ہے، ایک وجہ ہو گئی کہ کسی بھی ڈائلیکٹ کو، کسی ایک ڈائلیکٹ کو مختلف ڈائلیکٹس میں سے اسٹینڈرڈ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈائلیکٹ سے محبت کرنے والے لوگ اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں. اگلی بات، it is maintained by language lovers, sometimes social and political causes are there. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر یا معاشی طور پر کسی ایک ڈائلیکٹ کو ڈومیننس حاصل ہو جاتی ہے، وہ لوگ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. وہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. if I talk about اردو ان پاکستان، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کو حکمران جماعت کا درجہ مل جاتا ہے، ایم کیو ایم والے اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ انہیں پورے ملک کے اندر اردو لینگویج کو اپلائی کروا دینا ہے، اور وہ والی اردو جو خالصتاً وہ بولتے ہیں. اچھا اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، بہت ساری ریزنز میں سے، کہ پاکستان میں اردو کیوں نہیں نیشنل لینگویج کے طور پر، نیشنل لینگویج تو ہے تو وہ تعلیمی اداروں میں دفتری زبان کے طور پر اپلائی کیوں نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ قائد اعظم یا لیاقت علی خان کے بعد پاکستان میں آئے، ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ اردو تھا ہی نہیں. ان میں سے بہت سارے لوگوں کا بیک گراؤنڈ، کسی کا سندھی تھا، کسی کا بنگالی تھا، کسی کا پنجابی تھا، کسی کا پشتو تھا، کسی کا بلوچی تھا. اور ان میں سے ڈھیر سارے لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے اس وقت بھی، مسلم لیگ کے ڈھیر سارے لوگ جو تھے، مسلم لیگ سے ہٹ کے بعد میں اے این پی سے کچھ لوگ آئے تھے، کانگریس سے کچھ لوگ ٹوٹ کر آئے تھے، کچھ اور جماعتوں سے ٹوٹ کر آئے تھے، جماعت اسلامی سے، وہ سارے کے سارے میں سے ڈھیر سارے لوگ جو ہے نا باہر جا کے پڑھتے تھے انگلش وغیرہ. تو ان کی کبھی گھروں کی زبان، ان کے کبھی بیک گراؤنڈ میں، ان کے خاندانوں میں اردو نہیں رہی تھی. جب وہ رولنگ کلاس میں آئے ہیں تو انہوں نے اردو کو کبھی اس لیول پہ سمجھا بھی نہیں. یہ مسائل آج تک بھی چل رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کے کسی بھی ایکسنٹ کو، کسی بھی ڈائلیکٹ یا لینگویج کو اسٹینڈرڈائز بنانے میں بعض دفعہ جو پولیٹیکل سیاسی اثرات ہوتے ہیں اور سماجی معاشرتی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی پڑتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اپنی ہی سوسائٹی کی لینگویج کو پروموٹ کریں گے نا بجائے دوسروں کے. اسٹینڈرڈ لینگویج، تیسرا پوائنٹ، اسٹینڈرڈ لینگویج ان اٹ سیلف از اے ڈائلیکٹ. یہ بات تو ہو چکی. یہ جو اسٹینڈرڈ لینگویج ہم جس کو کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح سے ڈائلیکٹ ہی ہو گیا نا. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اردو ایز اے اسٹینڈرڈ لینگویج، انگلش ایز اے اسٹینڈرڈ لینگویج، فلاں ایز اے اسٹینڈرڈ لینگویج. اچھا وہ اسٹینڈرڈ لینگویج تو ایک ہے، جیسے میں نے آپ کو انگلش کی مثال دی تھی، آکسفورڈ میں ہے جیسے. اس کے علاوہ باقی انگلش موجود تو ہے نا. ویسے لینگویج میں اس طرح لینگویج کی جمع تو نہیں ہوتی، لیکن انگلش کی جمع ہوتی ہے. مثلا اردو کی جمع اردوز نہیں ہوتی، پنجابی کی جمع پنجابیز نہیں ہوتی، لیکن انگلش مختلف طرح سے بولی جاتی ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مینی انگلشز. تو انگلش کا جو اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ آکسفورڈ میں بولا جاتا ہے، جو بی بی سی لندن میں اور ڈان اخبار لکھتا ہے، اس کے علاوہ بھی تو ڈھیر سارے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگلش کے مختلف ایکسنٹس، مختلف ڈائلیکٹس ہیں، اور ان سب ڈائلیکٹس میں سے جو سب سے بڑا ڈائلیکٹ ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، وہ اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ ہے. تو اسٹینڈرڈ لینگویج اپنے طور پر ایک اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ بھی ہوا. چوتھی بات پر آ جاتے ہیں. ہسٹوریکلی انگلش ایز اے ڈائلیکٹ ڈیولپڈ آفٹر نارمن کانکیسٹ، ایجوکیشنل اینڈ ڈیولپڈ پیپل پروموٹڈ اٹ. اچھا بعض دفعہ ہوتا، انگلش کی بات یہ کر رہا ہے. آپ لوگوں نے نا ہسٹری آف انگلش لٹریچر پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا سبجیکٹ آپ لوگوں کے کو تھوڑا بہت ذہن میں ہوگا. ہاں جی سر. پڑھا نا. یس سر پڑھا ہے. آپ نے نا جو ہسٹری اٹھائی ہے نا انگلش لٹریچر کی، وہ آپ لوگوں نے کو راؤنڈ اباؤٹ اٹھائی ہوگی نارمن قبائل سے، جب انگلش سٹارٹ اینگلو ہوئی. سیکسن سے. جی اینگلو سیکسن اور نارمنس، اینگلو سیکسنس پھر نارمنس. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ 430 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 450 سے، لیکن اس کو 600 700 سے آگے مختلف کریٹکس مختلف طرح سے لیتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی انٹروڈکشن کا ہے. اچھا جو نارمن تھے قبائل، وہ لوگ پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے.
एजुकेशनल। और जो पहला इंग्लिश का जो राइटर था जिसको आप भी अपने कोर्स में पढ़ेंगे वो जेफरी चौसर था। उसकी आप पढ़ेंगे प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। इंग्लिश लैंग्वेज की जो पहली राइटिंग है वो आप पढ़ेंगे। अच्छा, वो लोग जो थे ना जिन लोगों ने उन्होंने कब्जा किया, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड ढेर सारे कबाइल थे, ढेर सारे जजायर थे, कुछ जर्मनी से कबाइल आए, कुछ एंग्लो सेक्शंस थे आए, वो लोग लड़ते रहे। तो फिर कहीं 11वीं सदी में जाकर इंग्लैंड डेवलप होना शुरू हुआ, इस पर एक हुकूमत बनना शुरू हुई। अच्छा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी बनना शुरू हो गई। तो अब उसके मुख्तलिफ डायलेक्ट्स अभी भी थे, मुख्तलिफ जगह पे बोली जाती थी। जेफरी चौसर ने लिखा तो वो पहला राइटिंग पीस था। उससे पहले लैंग्वेज बोली तो जाती थी टूटी फूटी, लेकिन उसको बाकायदा उसमें कोई चीज लिखी नहीं गई थी। जो नॉर्मन कबाइल थे उन्होंने कब्जा किया, तो उनमें जो पढ़े लिखे लोग थे, जो डेवलप्ड लोग थे, उन्होंने इसको पकड़ के प्रमोट करना शुरू किया। और उन्होंने जब प्रमोट किया तो वो बाकायदा जरूरत बनती चली गई। जैसे उसने ऊपर बताया ना कि कोई ना कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, तो ये पॉलिटिकल थे ये लोग सारे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का हमारा, कि समटाइम्स गवर्नमेंट्स यूज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और फॉर नेशनल इंटरेस्ट। बाज दफा जो कौमें होती, इसकी मैं जो आपको बेहतरीन एग्जांपल दूंगा ना, ये बड़ी हैरान कुन बात भी है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज आप लोगों को पता होना चाहिए, हेब्रियो लैंग्वेज जिसको आप इब्रानी जुबान कहते हैं, आजकल इसराइल में बोली जाती है। ये जुबान जो है ना हजरत मूसा के दौर में थी, फिर जुबान ये डेड हो गई। इस जुबान को इन लोगों ने अपनी मजहबी समझ लें कि लिंक के लिए, या मजहबी इंटेंशन के साथ, या मजहबी अलायंस के साथ, मोहब्बत के लिए, इन्होंने हेब्रियो लैंग्वेज को 3000 साल बाद जिंदा कर लिया दोबारा। इसका रस्मुल खत भी रिवाइव किया इन लोगों ने, बाकायदा तौर पे इसराइल में इसको प्रमोट किया गया मीडिया पर। इनके गुलकारों ने कॉन्सर्ट्स में जा जाके गाया। अगर इनके कोई गुलकार थे ना जो इंग्लिश में गाते थे, किसी और जुबान में गाते थे, उन लोगों ने एक एक हैब्रियो का गाना भी याद कर लिया। कॉन्सर्ट्स में जाते थे, वहां जाके हैब्रियो का गाना गा देते थे। इनके टीवी चैनल्स ने हैब्रियो को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसराइल के बारे में कई बातें मशहूर हैं और सुनी हुई भी हैं, कितने वो रिजल्ट है। और वो सियासी तौर पर इन्होंने अपने मीडिया को बाउंड करना शुरू कर दिया। जहां जहां यहूदी पूरी दुनिया में थे, इन्होंने हैब्रियो को प्रमोट किया जानबूझ के। ऐसा करते करते इन्होंने 3000 साल बाद हैब्रियो लैंग्वेज जिंदा कर ली। अब एक और मजे का काम कर रहे हैं जो सुनने में आ रहा है, ये दुनिया का जो सारा नॉलेज है ना हैब्रियो में ट्रांसलेट कर रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर एक टाइम आएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि फिर ये किसी और को हैब्रियो लैंग्वेज सिखाते भी नहीं है, बड़े कम लोगों को सिखाई जाती है। फिर उसमें ये बहुत सारी चीजें अपने लैंग्वेज के अंदर रख लेंगे, फिर जरूरत के मुताबिक ये बाकी लोगों को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्योंकि आज भी आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त भी, मौजूदा दौर में भी, लिविंग टाइम में भी, अगर आप हॉलीवुड के टॉप 100 एक्टर और एक्ट्रेसेस निकालें, आप टॉप 100 डायरेक्टर्स निकालें, आप दुनिया के टॉप 100 बिजनेसमैन निकालें, टॉप 100 बैंकर्स निकालें, ठीक है, टॉप 100 साइंटिस्ट्स निकालें, टॉप 10 फिलोसफर्स निकालें, ठीक है, और टॉप 50 लिटरेरी पर्सन्स निकालें, तो इनमें से आपको 80% 70% यहूदी नजर आएंगे। जाहिर है कि जब अपनी लैंग्वेज को इतना ज्यादा प्रमोट कर लेंगे, इनके सारे लोग अपनी तरफ आ जाएंगे, तो पूरी दुनिया के लिए मसाइल खड़े करेंगे ये लोग। बहरहाल ये एक अलग इशू है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बाज़ दफा जो हुकूमतें होती हैं वो लैंग्वेज को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, किसी कॉज के लिए अप्लाई करवा देते हैं, जबरदस्ती करवा देते हैं। मिसाल नीचे दी पड़ी है, समटाइम्स इट इज अप्लाइड डेलिबरेटली एज हिंदी और हैब्रियो। हिंदुओं ने भी हिंदी को इस तरह अप्लाई करवाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरीके से कामयाब ना हो पाए। हाँ, लेकिन हैब्रियो को जरूर फैलाने की कोशिश कर रहा है इसराइल, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। अच्छा जी, द डेवलपमेंट ऑफ, छठा पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन डायलेक्ट। अच्छा, बाज़ दफा होता ये है कि किसी एक लैंग्वेज के ढेर सारे डायलेक्ट्स बन जाते हैं। अब उनमें से जाहिर है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप सारे डायलेक्ट्स तो नहीं पढ़ा सकते किसी को भी। जिस तरीके चाइना की बात की जाए, चाइना की तो लैंग्वेज है ही बड़ी कंफ्यूजिंग। तो आपको ना एक डायलेक्ट को स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, ताकि आप उसे स्टैंडर्ड बना के बाकी लोगों को समझा सकें, बता सकें, पढ़ा सकें, सिखा सकें।
किसी एक स्टैंडर्ड के जरिए, किसी एक लैंग्वेज के जरिए। अब उसको भी फिर स्टैंडर्डाइज एक्सेंट या स्टैंडर्डाइज डायलेक्ट बनाना शुरू करते हैं लोग। अच्छा जी, फिर उसके बाद इट इज ऑन गोइंग मैटर एज डेड और लिविंग लैंग्वेजेस। ये जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज का मसला होता है ना, ये ऑन गोइंग मैटर है। वक्त के साथ साथ स्टैंडर्ड लैंग्वेज बदल भी जाती है, जरूरत के मुताबिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं। मिसाल के तौर पर एक डायलेक्ट है या एक लैंग्वेज है, वो 90% लोगों को समझ ही नहीं आ रही। अब उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, मीडिया के जरिए, लिटरेचर के जरिए, अपने स्पीकर्स के जरिए, अपनी बुक्स के जरिए आप उसको चेंज करेंगे। जिस तरीके से लैंग्वेज चेंज होती है, लैंग्वेज हमेशा चेंज होती है। जिस तरीके से 600 साल पहले इंग्लिश थी अब नहीं है, जिस तरह 300 साल पहले उर्दू थी अब नहीं है, ठीक है। इस तरीके से स्टैंडर्ड डायलेक्ट भी तब्दील होता है। 7वां पॉइंट कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन समटाइम्स एलिमिनेट डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कलर के साथ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये डाइवर्सिटी। अच्छा, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज पे अगर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए ना, एक गड़बड़ हो जाती है कि जब लोगों को बाउंड किया जाए कि आपने सिर्फ यही डायलेक्ट बोलना है। जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज की एक खुसूसियत ये भी होती है कि लैंग्वेज फैलती है, लैंग्वेज बढ़ती है, लैंग्वेज आने वाले दौर के मुताबिक अपने आप को चेंज भी करती है। मसलन अगर हम लखनऊ वालों की उर्दू अब तक बोलते रहते 200-250 साल पहले जैसे होता था, तो डेफिनेटली हम शायद लैंग्वेज को मीट ना कर पाते, जरूरत को मीट ना कर पाते, लैंग्वेज छोड़नी पड़ती, लैंग्वेज में मर जाना था, खत्म हो जाना था। तो लिहाजा एक तरीके कार ये भी होता है कि लैंग्वेज को जब अप्लाई करवाया जाता है, जब एक ही स्टैंडर्ड को तारी करवाया जाता है, उसको जारी करवाया जाता है, उसको अप्लाई करवाया जाता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी का मादा कम होता चला जाता है, डाइवर्सिटी खत्म होती चली जाती है। अच्छा जी, 8वीं बात, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्टिकुलर लैंग्वेज। बाज लोग, बाज नस्लें, बाज कौमें अपनी जुबान को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ती हैं, वो उसे अपना खासा समझती हैं, वो उसे समझती हैं कि हमारा जीना मरना इसी के साथ है। इसकी बेहतरीन मिसाल पंजाबी और सिख है। आपने देखो कि जो सिख कम्युनिटी है वो उर्दू हिंदी नहीं बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, इंग्लिश और पंजाबी बोल लेंगे। अपनी फिल्मों के अंदर वो जानबूझ के, खाकों के अंदर, लिटरेचर के अंदर, ठीक है, गानों के अंदर वो पंजाबी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि सिखों का ये मानना है कि उनकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है उनकी पंजाबी से जुड़ी हुई है। उनका अमीर से अमीर आदमी भी, यूरोप में गया हुआ सिंगर भी, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाला, इनकी सियासत में, इनकी आर्मी में बड़े से बड़े ओहदे पर मौजूद भी जो सिख होगा, वो अपनी पंजाबी को, अपने कल्चर को, अपनी पग को, दाढ़ी को और लैंग्वेज को प्रमोट करेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है इसका ताल्लुक हमारी आइडेंटिटी से है, लैंग्वेज मर गई तो हम मर जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके आगे ना ये मैंने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इसको ना गौर से देख लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। ये 2-2 लाइनों के अंदर ना ये डेफिनेशंस हैं, आपकी बुक में है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए, बहुत अहम है कि ऑटोनोमी क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, डिफेक्टो क्या होता है। इसको आपने बुक में से भी पढ़ लेना है और यहाँ से भी पढ़ लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है इज अ सब्जेक्टिव व्यू, ये जाती राय होती है, मतलब ये कोई ऐसी राय, ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है कि इसको आप चैलेंज ना कर सकें। ऑटोनॉमी होती है इज अ सब्जेक्टिव व्यू, ये एक जाती राय होती है। स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज कंसीडर देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि एक जुबान को जानने वाले लोग अपने आप को दूसरों से डिस्टिंक्ट समझते हैं, डिफरेंट समझते हैं, बड़ा समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, आला समझते हैं। वो समझते हैं कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि हमारी जुबान ये है। इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा फसाद हमें नज़र आए थे वो जर्मनी में नज़र आए थे। जो जर्मनी था हिटलर के दौर में, उसने रंग, नस्ल और ज़ुबान की बुनियाद पर बड़ी तबाहियां पैदा की थी। वो लोग समझते थे जर्मन कि हम जर्मन जो कौम है और हमारी जो ज़ुबान है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं।
کہ ہمیں حق حاصل ہے. تو اوٹونمی, لیکن یہ ذاتی اپروچ ہوتی ہے. اس کو اگر ہم اپلائی کریں نا جی, ساری زبانیں خوبصورت ہیں, سارے لوگ خوبصورت ہیں, ساری باتیں خوبصورت ہیں. پنجابی بولنے والا گھرانہ اپنی زبان کے ساتھ خوبصورت ہے, سندھی والا اپنی کے ساتھ, بلوچی, سرائکی, براوی, جو بھی زبانیں, لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خاص ہیں. اس کو کہتے ہیں اوٹونمی. ریڈکشن, ریڈکشن از اے سب ورائٹی رادر اے ڈفرنٹ اینٹی. جو ریڈکشن ہوتی ہے نا, ایک بڑی زبان, ایک بڑا ڈائلیکٹ اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں. جو دوسرا ڈائلیکٹ ہوگا اسی زبان کا وہ ریڈکشن ہوگی, پھر اس سے اگلا جو ڈائلیکٹ ہوگا وہ اور ریڈکشن ہوگی. یعنی کہ سب ورائٹی ہے, الگ سے لینگویج نہیں ہے. جیسے میں نے پنجابی کی آپ کو حوالہ دیا تھا, گاؤں کا بتایا تھا کہ ایک جگہ گاؤں کہتے ہیں, ایک جگہ پنڈ کہتے ہیں, ایک جگہ وانڈی کہتے ہیں, ایک جگہ گراں کہتے ہیں, ایک جگہ وسیب کہتے ہیں, ایک جگہ ڈیرا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اب زبان الگ نہیں ہوئی, ایک ہی زبان کی آگے سب ورائٹی ہے. اس چیز کو وہ کہتا ہے ریڈکشن. مکسچر, یہ ہم کوڈ سوئچنگ میں بھی پڑھ چکے ہیں, کوئی اتنا یہ مشکل کانسیپٹ نہیں ہے. مختلف ڈائلیکٹس کو یا مختلف لینگویجز کو ملا جلا دینے کا نام مکسچر ہے. کوڈ سوئچنگ بھی اسی میں آ جاتا ہے کسی حد تک, کہ مختلف ڈائلیکٹس اور لینگویجز ملا دی جاتی ہیں. ڈیفیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیکٹو از اے فیلنگ دیٹ سم اسپیکرز آر گڈ ناٹ پور, دے ریپرزینٹ دا نارمس آف پراپر یوز. یہ ویسے ہر زبان کے اندر ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس زبان کو بہت اچھا اور اعلیٰ بول سکتے ہیں, جیسے اردو ہے. باقی لوگ اس کو بولتے تو ہیں, استعمال تو کرتے ہیں, بٹ دے آر یوزنگ اٹ پورلی, وہ سب سٹینڈرڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ فیلنگ ہونا کہ کوئی خاص قسم کا ایکسنٹ, کوئی خاص قسم کا ڈائلیکٹ, کچھ خاص قسم کے لوگ ہی اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں, کنوے کر سکتے ہیں, اس چیز کو کہتے ہیں ڈیفیکٹو. اب اس میں آپ نے غور کیا ہوگا, پے نمبر 38 اور 39 کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. یہاں پہ 39 آئے گا, 37 میں سے صرف ایک آیا. جو آپ کا 37 پیج ہے وہ پچھلے پیج پر آ گیا, اس میں سے صرف ایک پوائنٹ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو آپ بھی وہی کرو گے. اچھا جی, this is last one. کہ defecto is a feeling that some speakers are good not poor, they represent the norms of a proper use. اور وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں نا, وہ اس روایت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کون سے سٹینڈرڈ کو لے کے آگے چلنا ہے. جیسے ابھی ہم بات کریں تو وہی کراچی والوں کی دوبارہ آ جائے گی, ایم کیو ایم والوں کی, کہ وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ امین ہیں اس زبان کے, اردو زبان کے, وہ پاکستان میں اس کو فروغ دیتے ہیں, وہ اس کو سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از فور ٹوڈیز لیکچر. یہ نا آپ کا نا پورا ایک کوشچن بنا ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن آف اے ڈائلیکٹ یا اسٹینڈرڈائزیشن آف اے لینگویج, یا کہ کیسے کسی ایک لینگویج کو اسٹینڈرڈائز لینگویج بنایا جاتا ہے, یا ایک اسٹینڈرڈائز لینگویج کیوں کون کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہو, کوئی کنفیوژن ہو, کوئی بھی چیز ہو, یو پیپل میں آسک می, آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں. I'll make it clear. کلیئر ہے جی.